नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमारी देखी थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हम आपके लिए पहला टॉपिक लेकर आए थे, जो आपका प्रस्तावना पर जो चर्चा की थी हमने अपने पिछली वीडियो में, और आपको बताया था कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो अब देखते हैं जरा आज भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को विश्व के जो अलग अलग देश है उनके संविधानों से थोड़ा हटकर बनाती है, थोड़ा अलग बनाती है। तो आज उन पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की जो हमारे संविधान को एक अलग रूप देती है। तो देखते हैं, पहले उन बिंदुओं को लिख देते हैं, कौन से वो बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे या जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारे संविधान को बनाने में जो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने समय में जो हमारा संविधान बना है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक प्रारूप समिति जो बनी थी, प्रारूप समिति जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, और जिसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। एक 7 सदस्यों की समिति थी जिसमें अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और इन लोगों के द्वारा जो ये हमारा जो संविधान बनाया गया, जो प्रारूप तैयार किया गया हमारे संविधान का, और तब जाकर हमें एक संविधान मिला। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहले उन बिंदुओं को लिखते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का संविधान है। दूसरा जिस पर हम चर्चा करेंगे जो बिंदु होगा कि विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है या विहित है, विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे देशों से जो हमारे संविधान के जो उपबंध है, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उनको बहुत सारे देशों से लिया गया है। जो तीसरी चीज हमारे पास है यहाँ पे कि हमारे देश में जो संविधान में दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष होगा, इस पर देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष जो हमारे संविधान को बताया गया है। चौथा हम लोग इस पर देखेंगे कि यहाँ पे हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमको दिए हुए हैं। संविधान में जो जिक्र है मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं कि एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे संविधान की जो विशेषता है एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे संविधान को क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं उनको देखेंगे। विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे देशों से कुछ जो संविधान के जो अच्छे तत्व हैं उनको लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान को कहा जाता है, इसको देखेंगे।
मौलिक अधिकार हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य है, हमारे फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज भी हैं जिनको कि बाद में जोड़ा गया है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन पर एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला बिंदु होगा चर्चा का, एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये क्या है इसको देखते हैं, दूसरी स्लाइड में हम इसको देखेंगे। जो पहला बिंदु है एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये संघीय व्यवस्था क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहेंगे। हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है ये क्या है, पहले इसको देखते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो सत्ता है हमारे देश में, सत्ता का बंटवारा है। 3 स्तर हम लोग देखते हैं, केंद्र, राज्य और अब तो हमारे पास स्थानीय सरकारें भी हैं। स्थानीय सरकारें, ये स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास ग्रामीण स्वशासन या नगरीय स्वशासन जो आता है, तो इसको लेकर अगर हम लोग देखते हैं कि जो शक्ति है उसको बांटा गया है, शक्ति को बांटा गया है, शक्ति को बांटा गया है। केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां दी हुई हैं और राज्य के पास भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का मतलब यह है कि शक्ति एक जगह पर केंद्रित नहीं है, इसको बांटा गया है और इसके जो स्तर हैं केंद्र और राज्य, और अब एक तीसरा स्तर भी जो आपके पास है स्थानीय जो सरकारें होती हैं, इसको हम सामान्य तौर पर मानते हैं कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है। राज्यों को ये न लगे कि सारी शक्तियां केंद्र के पास है, तो एक भावना है, संघीय व्यवस्था की भावना है। लेकिन उस पर एक चीज जो जुड़ी हुई है, ये जो आपका जुड़ा हुआ है एकात्मक झुकाव, ये क्या है, यूनिटरी की ओर टेंड है। हमारा जो संविधान है वो क्यों कहा जा रहा है कि एकात्मक झुकाव, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे संविधान में जो उस ओर ले जाती है कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक है। शक्तियां कुछ ऐसी हैं जो केंद्र के पास है, वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायालय है, एकीकृत न्यायालय है, आपातकालीन कुछ उपबंध हैं, आपातकालीन उपबंध, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, उनको केंद्र भेजता है राज्यों में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे एकल नागरिकता, हमारे देश में नागरिकता सिर्फ राष्ट्र की होगी, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि एकात्मक, एक तरीके से हमारी संघीय व्यवस्था को एकात्मक झुकाव की ओर जो ले जा रहा है, एकल नागरिकता। एकीकृत न्यायालय, इंटीग्रेटेड जो हमारी जुडिशरी है वो भी एकीकृत है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यायालय है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद जो बाकी आपके पास राज्यों में आपके जो न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय होंगे, उनसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होंगे। और ये भी हम लोगों को कहाँ ले जाता है, एकात्मक झुकाव प्रदर्शित करता है एकीकृत न्यायालय। तीसरा, आपातकालीन उपबंध। हम जब जानते हैं कि आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, यहां तक कि जो राज्य सूची के स्टेट सब्जेक्ट के हमारे जो विषय होते हैं उन पर भी संसद को अधिकार होता है कानून बनाने का। तो ये भी एकात्मक झुकाव की ओर ले जाता है। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उनको भी केंद्र सरकार भेजती है राज्यों में। तो इसको भी माना जाता है कि एकात्मक झुकाव की ओर ले जा रहा है हमारे संविधान को। और भी बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे संविधान को एकात्मक झुकाव की ओर प्रदर्शित कर रही है। हालांकि संघीय व्यवस्था भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर शक्तियों का बंटवारा, जैसे आपको बताया केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कुछ विदेशी जो संविधान के ज्ञाता हैं उन लोगों ने भारतीय संघवाद को कुछ नाम दिए हैं, इनको देखते हैं। ये आपके पूछे जाते हैं, जैसे एकात्मक संघवाद,
भारतीय संविधान को कहा है एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद। एक ऐसे संविधान वेता है जिन्होंने कहा है भारतीय संविधान को बारगेनिंग संघवाद। बारगेनिंग संघवाद और सहकारी संघवाद भी नाम दिया गया है, सहकारी संघवाद। अब जो एकात्मक संघवाद, जैसा अभी देखा आपने कि एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, एकात्मक संघवाद और बार्गेनिंग संघवाद और सहकारी संघवाद तीनों अलग अलग चीजें हैं। और जो हमारे पास विदेशी जो हमारे जो संविधान के ज्ञाता है उन्होंने कुछ नाम दिया है, जैसे एकात्मक संघवाद जो नाम दिया है केसी वेयर ने। केसी वेयर इन्होंने भारतीय जो संविधान को कहा है कि ये एकात्मक संघवाद की ओर भारत को ले जाता है। और जबकि बार्गेनिंग संघवाद, बार्गेनिंग संघवाद मतलब एक सौदे वाला संघवाद, इसको नाम दिया गया है बार्गेनिंग संघवाद। और इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर टकराव देखा जाता है, इसलिए नाम बार्गेनिंग संघवाद कहा गया है कि केंद्र राज्य को हमेशा एहसास दिलाता रहता है कि पावरफुल हम हैं, तो इसको बार्गेनिंग संघवाद का नाम दिया है मोरिज जोन्स ने। मोरिज जोन्स। और जो आपका सहकारी संघवाद है, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, सहकारी संघवाद, जो ये सहकारी संघवाद कहा है भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की ओर ले जाता है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन। तो कुछ विदेशियों ने जो नाम दिया है हमारे संघवाद को, हमारे फेडरलिज्म को, ये नाम दिया है एकात्मक संघवाद, यूनिटरी फेडरलिज्म, बार्गेनिंग संघवाद और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद कहा है। तो ये पहली विशेषता थी हमारे संविधान की, एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये आप लोगों ने देखा। अब दूसरी जो विशेषता है, जैसे अभी शुरुआत में आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा कहें या सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। इसमें क्या चीज हम लोग देखते हैं, हम सब जानते हैं कि दो प्रकार से संविधानों को देखा गया है जब देशों में संविधान बने हैं, लिखित और मौखिक संविधान। लिखित और मौखिक। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, जबकि आपका ब्रिटेन का संविधान है वो मौखिक संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपका मौखिक संविधान है। अब हम भारत के संविधान को देखते हैं कि हमारा संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है। लेकिन भारत का सबसे लंबा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो माना जाता है वो हमारे देश का संविधान है। तो ये भी एक तरीके से विशेषता है हमारे संविधान की। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, जो मूल संविधान था हमारा उसमें एक प्रस्तावना है, 395 आर्टिकल से 395 हमारे अनुच्छेद, 8 शेड्यूल्स थे, 9 अनुसूचियां थी। हमारे जो मूल संविधान था और उसमें कितने 22 भाग थे, 22 भागों में इन अनुच्छेदों को बांटा गया था। तो ये हमारा मूल संविधान था। अब इसमें समय के साथ कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ चीजें जुड़ी है नई, थोड़ा उसको देख लेते हैं कि वर्तमान में जो ये 395 अनुच्छेद हैं ये लगभग 470 के प्लस हैं। हालांकि एक चीज हमको समझनी है कि जो इसका क्रम है वो 395 ही रहेगा, जो अंतिम अनुच्छेद का जो क्रम है वो आपका 395 ही है। उसके अंदर कुछ ऐसे उपबंध करके जो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं 470 के प्लस है। अनुसूचियां आप लोग जानते हैं कि 12 अनुसूचियां अब हैं, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल हो गए हैं। 8 मूल संविधान में थी, अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। 9, 10, 11, 12 जो जुड़े हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे जब अनुसूचियों को देखेंगे कि कौन सी 4 नहीं है। जैसे अभी हमको पता है कि पहला जो भूमि सुधार से संबंधित था, पहली जो 9वीं जुड़ी थी। 10वां आपका जुड़ा था जो दल बदल कानून था। 11वां आपका जो स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वशासन था। और 12वां जो आपका नगरीय स्वशासन था, जो 73वें और 74वां संविधान संशोधन था। तो ये है 22 जो भाग हैं, संख्या में अभी देखते हैं क्रम में तो 22 भाग हैं, लेकिन
इनके अंदर जो नए भाग जुड़े हैं, 4 नए भाग हैं। इसको भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में 4 नए भाग जुड़े हुए हैं। थोड़ा उनको देख लेते हैं, कौन कौन से वो 4 नए भाग हैं आपके। 4 नए भाग कौन कौन से हैं? एक जुड़ा है 4A, एक आपका 9A जुड़ा है, एक 9B जुड़ा है, और एक जुड़ा है आपका 14A। ये 4 नए भाग भी जुड़े हैं। हालांकि क्रम में जैसा भी बताया आपको 22 भाग ही हैं, पर 4A आप जानते हैं कि 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़े गए हैं भाग 4A में। 9A में क्या जोड़ा गया है? नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, और यहां पे जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और 9B में आपका क्या जोड़ा गया है? आपका सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। 2011 में इसको जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011। और 14A आपका अधिकरण है, जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। अधिकरण बनाने का जो अधिकार दिया है 14A में। इनको अलग अलग हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब इनकी बारी आएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में कि हमारा संविधान क्यों इसको लिखित संविधान और सबसे लंबा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं। 395 अनुच्छेदों का क्रम है, 22 भाग हैं जो हम देख रहे हैं कि अभी 22 4 भाग नए जुड़ रखे हैं। हालांकि एक भाग ध्यान रखना है कि जो भाग 7 था उसको हटाया भी गया है। 1956 में भाग 7 को हटाया गया है, जिसमें कुछ राज्यों का समावेश था। और जो 1956 का आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसके बाद इस भाग को हटाया गया। तो हम देखें क्रम में 22 भाग हैं, लेकिन 4 नए भाग हैं, तो कुल 25 भाग हम वर्तमान में कह सकते हैं। इतना लंबा हमारा जो संविधान है, और इसको विशेषता एक कहा जाता है कि हमारे संविधान की ये विशेषता है। दूसरी चीज आपकी ये थी कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपने अभी देखा कि 395 अनुच्छेदों का क्रम है, 22 भाग इसमें है, आपके 12 अनुसूचियां हैं और एक प्रस्तावना है। तीसरी चीज जो हमने देखी थी विशेषताओं में, वो हमने देखी है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कहने का मतलब यह है, नम्य और अनम्य का मतलब है कि कहीं पे फ्लेक्सिबल है और कहीं पे रिजिड है, मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण देखा जाता है हमारे संविधान में। बहुत सारे ऐसे देश है कि जहां पे संविधान में अगर संशोधन करना है तो बहुत टफ हो जाता है, और कहीं पे एक आसानी से संविधान में संशोधन हो जाता है। जबकि हमारे देश के संविधान में बीच का रास्ता अपनाया गया है कि कई स्थितियों में आसानी से संविधान में संशोधन हो जाता है, और कई ऐसी भी स्थितियां हैं कि जब संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। तो इस चीज को भी हमारे संविधान की विशेषता माना गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 368 है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 368 में 368 में 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। एक आपका क्या होता है, जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत। इसको जरा ध्यान दें, विशेष बहुमत 2 प्रकार से संविधान में संशोधन है। और एक आपका विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी हमारे संविधान में तत्व हैं जिनमें अगर हम संशोधन करते हैं तो विशेष बहुमत भी और राज्यों का अनुमोदन भी इसमें जरूरी है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? संसद की सदस्य संख्या का बहुमत, संसद की सदस्य संख्या का बहुमत प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। और जो एक दूसरा प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने का, उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी अनुमोदन जरूरी है।
भारत में माना 28 राज्य हैं, तो 15 राज्यों का वहां पे अनुमोदन जरूरी है, उनकी विधानसभाओं द्वारा भी उसको पास करना जरूरी है। तो ये कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। अभी अभी ज्यादा डिटेल्स में इसको नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की ये विशेषता है। और ऐसे भी कुछ ऐसे उपबंध हैं जहां सामान्य बहुमत द्वारा भी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक सामान्य से प्रक्रिया होती है और ये 368 के तहत नहीं होती है। अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, मिश्रण है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है? मिश्रण है। कि कहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहां एक विशेष प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने के लिए, और एक ऐसी भी प्रक्रिया है कि जब सामान्य बहुमत से ही हम लोग संविधान में संशोधन कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है? विशेषता है हमारे संविधान की। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, विशेषताओं में ज्यादा डिटेल नहीं है, हम सब लोग जानते भी हैं इनको। चौथा जो हम लोग देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान। धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यह हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ये अगली पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने चर्चा की थी कि 1976 में हमारी जो प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द जोड़ा गया था। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था आपका, 42वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये भी एक प्रकार से विशेषता है हमारे संविधान की। धर्मनिरपेक्ष या इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकारों में ही हम लोग जब देखते हैं तो अनुच्छेद 14 हो गया आपका, 15 है, 16 है आपका, 14, 15, 16, उसके बाद 24 के बाद जो अनुच्छेद है हमारे पास 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। ये इतने सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं ऐसा धर्मनिरपेक्षता का एक तरीके से गुण दिखता है कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बाद में जब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को तो हम इन अनुच्छेदों पर भी चर्चा करेंगे। अभी लोग जानते हैं आप लोग की जो 14, 15, 16 आपका अनुच्छेद 14, 15, 16 में आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपका 25, 26, 27, 28 ये सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है 25, 26, 27, 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका 29, 30। और ये आपका जो समानता है 14, 15, 16 में जो समानताएं दी हैं, आपकी समानता का अधिकार है। ये सभी अनुच्छेद प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारा संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कुछ और विशेषताएं हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे संविधान को बहुत देशों के से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विभिन्न स्रोत है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमारे संविधान को विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भी है कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान से छान कर अपना संविधान बनाया है। और कुछ लोग आलोचना भी करते हैं इस चीज की कि ये उधार का संविधान है भारत का संविधान। हम लोग जानते हैं कि जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत बहुत सारे ऐसे उपबंध थे जिनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। माना जाता है कि आधे से अधिक, यहां तक कि 2/3 जो इसके जो अनुच्छेद थे उनको या तो सीधे या कुछ चेंजेस करके हमारे संविधान में शामिल किया गया है। कुछ लोग तो इसको इस भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। जैसे हमको पता है कि अमेरिका से लिया गया है, कई चीजें अमेरिका से हैं, आपका मौलिक अधिकार हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी देख रहे हैं हम लोग। ऐसे आयरलैंड से लिया गया है, आपके डीपीएसपी है, राज्यों के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको आयरलैंड से लिया गया है। आपके पास रूस से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो हमारे पास है उनको रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कुछ आपातकालीन जो उपबंध हैं
उनको आपातकालीन उपबंध को जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से, कि आपातकालीन उपबंध। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है उसको विभिन्न देशों से लिया गया है। अलग अलग देशों के संविधानों में जो अच्छे तत्व है, संविधान से संबंधित जो तत्व हैं, उनको हमारे संविधान में डाला गया है। तो ये भी एक तरीके से विशेषता है। हालांकि जैसे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारे संविधान में पूरा विदेश से भरा हुआ है, या 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, अधिकतर चीजें उससे ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे संविधान की विशेषता है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हम लोगों ने छान कर जो अच्छी चीजें हैं, जो संविधान के अच्छे तत्व हैं अलग अलग देशों से, उनको शामिल किया गया है अपने संविधान में। तो एक ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। कुछ छोटी छोटी चीजें और है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं। इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे ही, अलग सा हमने इनको पढ़ना ही है। अभी हम सिर्फ विशेषता देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार भी एक विशेषता है हमारे संविधान की। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक एक भाग है हमारा, भाग 3, संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। 6 मौलिक अधिकार इसमें है। इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें से एक 7वां जो मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार, उसको अब हटा दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 1978 में जो हमारा 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, विशेषता है हमारे संविधान की। उसके बाद हम जानते हैं कि डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, डीपीएसपी है। आपके पास डीपीएसपी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के लिए या राज्य के लिए ये सिफारिशें हैं कि जब नीतियां और कानून बना रहे हैं तो इनका भी ध्यान रखा जाए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। एक तरीके से इनका जो उद्देश्य है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके। हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, इनको बाद में जोड़ा गया है। जैसे अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 51A में है, भाग 4A का अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। 1976 में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। ये सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। कुछ और विशेषताएं जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे संविधान में कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं, स्वतंत्र निकाय भी हैं, ये भी एक विशेषता है। कुछ हम देखते हैं, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है। हमारे पास क्या है, जिसको हम सीएजी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम सीएजी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन है। हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। तो स्वतंत्र निकाय हैं, कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं भी हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये भी हमारे संविधान की एक प्रकार से विशेषता है। इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे एक एक करके कि स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 124 में हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, 214 अनुच्छेद है, उसमें राज्यों के लिए आपके न्यायालयों की स्थापना की बात है। निर्वाचन आयोग हमारे पास अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है कि निर्वाचन आयोग का गठन
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 आप लोग सब जानते ही हैं। अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाओं को आयोजित करेगा, केंद्रीय जो लोक सेवाएं होंगी उनके लिए परीक्षाएं आयोजित करने का जो अधिकार संघ लोक सेवा आयोग। 315 जो आपका अनुच्छेद है उसमें इसके गठन की बात है। तो ये सारे हमारे पास स्वतंत्र निकाय भी है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे संविधान की एक प्रकार से विशेषता है। कुछ छोटी छोटी और विशेषताएं हैं, जैसे वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार ये भी एक प्रकार से विशेषता है। वयस्क मताधिकार हम लोग जानते हैं कि 18 साल से ऊपर 18 साल से ऊपर क्या है, मताधिकार है, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार जिसको हम कहते हैं। एक तरीके से ये भी विशेषता है हमारे संविधान की। और इसको कब घटाया गया है, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन से घटाया गया है। 61वां 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको किया गया है। पहले 21 वर्ष आपके मतदान की जो आई थी वो 21 वर्ष थी और उसको घटाकर अब कर दिया है 18 वर्ष। और भी बहुत सारी ऐसी विशेषता हैं जो हमारे संविधान में निहित हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे हमारे पास आपातकालीन उपबंध है, कुछ आपातकालीन उपबंध हैं। आपातकालीन उपबंध है, ये भी एक प्रकार से विशेषता है। आपातकालीन उपबंध हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो लगाया भी गया है अभी तक हमारे देश में। युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से ये आपातकाल लगाया जाता है आपका। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया भी गया अभी तक 3 बार। इसको हम पढ़ेंगे जब ये सब्जेक्ट, तब इसको देखेंगे। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। अमूमन हम लोग सुनते आते हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है हमारे देश में, पर हमारे संविधान में इसको भी जोड़ा गया है। तो एक प्रकार से विशेषता है हमारे संविधान की कि जो आपातकालीन उपबंध है हमारे संविधान में। अब आपातकाल में क्या है, हमारा देश, इस पर थोड़ा देखते हैं। आपातकाल के दौरान हमारा देश संघवाद से एकात्मक हो जाता है। ये विशेषता भी है कि संघवाद वाला देश आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में तो सारे अधिकार संसद के पास आ जाते हैं। यहां तक कि जो अभी शुरुआत में आपको बताया था कि राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर भी अधिकार संसद को मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपका आता है कि संघवाद से एकात्मक जो हो जाता है हमारा देश किस दौरान होता है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो भारत संघवाद से एकात्मक हो जाता है हमारा देश, क्योंकि उस वक्त क्या हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारे संविधान की। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं हमारे संविधान की। जब हम अगला पार्ट देखेंगे इस टॉपिक का, हमारे संविधान की विशेषताएं, एक पार्ट और देखेंगे इसका थोड़ा सा, उसमें कुछ और विशेषताएं होंगी और कुछ आलोचनाएं भी लोगों ने हमारे संविधान की है। जैसे आलोचनाएं क्या हैं, आलोचनाएं वही बताया आपको कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी कहा जाता है। कई लोगों ने इसको उधार की बोरी कहा है, कई लोगों ने इसको वकीलों का स्वर्ग कहा है कि भारतीय संविधान की जो भाषा है वो इतनी जटिल है कि आम लोगों के वो समझ में नहीं आती है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा है। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ये मुकदमेबाज बनाती है लोगों को, अदालतों की ओर उन्मुख करती है लोगों को। तो ये सब चीज़ें हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे इन सब चीज़ों को। कुछ और विशेषताएं भी बची हुई हैं उनको देखेंगे।
तो ये आपका दूसरा टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और आगे फिर मिलेंगे आपसे। तीसरी वीडियो जो हम लेकर आएंगे, इसी टॉपिक का एक दूसरा पार्ट होगा, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद।